हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 18 अगस्त और हम 18 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर के अंदर बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर के अंदर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बेंगलुरु के अंदर। कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु में। कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के सूर्या सिटी बोम्मा संद्रा बेंगलुरु एक साथ 80,000 दर्शक इसके अंदर बैठ सकेंगे, मैच देख सकेंगे। और ये दर्शक क्षमता के हिसाब से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और ये स्टेडियम 100 एकड़ के अंदर बनाया जाएगा और 1650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पूरा खर्चा है जो कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड उठाएगा। और इसमें सिर्फ क्रिकेट मैदान ही नहीं बल्कि इसके अंदर 8 इंडोर और 8 आउटडोर खेलों की सुविधाएं भी होगी। और आधुनिक जिम होगा, ट्रेनिंग सेंटर होगा, स्विमिंग पूल होगा, गेस्ट हाउस, होटल, हॉस्टल और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए एक कन्वेंशन हॉल भी होगा। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। और भारत के जो टॉप स्टेडियम है तो इनके अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है पहला, जो अहमदाबाद के अंदर है। फिर ईडन गार्डन जो कोलकाता के अंदर है। और फिर है शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम जो नया रायपुर के अंदर है। और इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो लखनऊ के अंदर, और ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने रोहित कृष्णा। कौन बन गए? रोहित कृष्णा। कोनेरू हम्पी जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। और विश्वनाथ आनंद जो पहले पुरुष विश्व आनंद जो ग्रैंड मास्टर बने थे। और दिव्या देशमुख जो भी हाल ही में 2025 के अंदर बनी है। रोहित कृष्ण ऐसे भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने और उन्होंने कजाकिस्तान में अल्माटी मास्टर्स कोनाएब कप जीतकर ये उपलब्धि हासिल की है। बात करें 85वें ग्रैंड मास्टर की तो ये थे श्याम निखिल। और 86 में थे LR श्रीहरि। और 87 में थे ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण एरा। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी कोनेरू हम्पी। और दिव्या देशमुख जो चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है जो 2025 के अंदर बनी थी। और अब 89वें बने रोहित कृष्णा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विमानन ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC क्रोएशिया प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? सतत विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC क्रोएशिया प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कंपनी ऑयल इंडियन कंपनी कॉरपोरेशन जो अपनी पानीपत रिफाइनरी के अंदर पर्यावरण अनुकूल विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC और CORSIA प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या सतत विमानन ईंधन एक तरह का जेट फ्यूल है जो जीवाश्म ईंधन के बजाय टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा बनाया जाएगा। और इसे बायोजेट फ्यूल भी कहते हैं। और ICAO के कोर्सिया के मानकों के मुताबिक जल्दी 3 करोड़ लीटर की सालाना क्षमता के साथ उत्पादन शुरू होने वाला है। बात करें SAF की फुल फॉर्म की तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है? ये हो गया है नागालैंड के। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया है। तो गणेशन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी और अगस्त 2021 में उन्हें मणिपुर का राज्यपाल भी नियुक्त
किया गया था। कहाँ का? मणिपुर का। और कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सेलिनेक्स 2025 किन दो शहरों के बीच शुरू हुआ है? हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री अभ्यास है सेलिनेक्स जो किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। किन के बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका और भारत के नौसैनिक अभ्यास सेलिनेक्स की शुरुआत की है जो 14 अगस्त 2025 को कोलंबो के अंदर हुई है। और भारतीय नौसेना INS राणा जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और INS ज्योति जो फ्लीट टैंकर है वहाँ पहुँच चुके हैं। और 14 से 18 अगस्त तक आयोजित ये 12वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा? 12वां। भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को दर्शाता है और इसे महासागर पहल के अंतर्गत महत्व दिया जा रहा है। 2025 में प्रारंभ में किए गए 2005 के अंदर प्रारंभ किए गए सेलिनेक्स का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और समुद्री सहयोग और स्वतंत्र या सर्वश्रेष्ठ पताओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। और सेलिनेक्स 2025 का आयोजन पिछले संस्करण जो 17 से 20 दिसंबर 2024 को विशाखापत्तनम के बाद किया जा रहा है। अब जो हो रहा है इससे जो अभी जो हो रहा है ये अभ्यास ये जो हार्बर फेज है जो 14 से 16 अगस्त 2025 तक कोलंबो के अंदर होगा। फिर जो तीसरा जो सी फेज है वो 17 से 18 अगस्त 2025 निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र के अंदर होगा। और श्रीलंका नौसेना यानी भारत के कौन कौन से दो जहाज है इसके अंदर? तो इसके अंदर होंगे INS राणा और INS ज्योति। और श्रीलंका के SLNS गजबहू और SLNS विजयबहू ये जो एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल के हैं इनको इसके अंदर युद्ध में शामिल किया जाएगा अभ्यास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 के अंदर वैश्विक ब्रांड सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो ये रही है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी रही है? माइक्रोसॉफ्ट। शेनज़ेन में 7 से 11 अगस्त 2025 को आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन के टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड से सूची 2025 जारी की गई। और AI एंड ग्लोबल एक्सपेंशन थीम पर आधारित इस महोत्सव में दुनिया भर से 10,000 से अधिक प्रतिभागी जो उद्यमी नीति निर्माता और ब्रांड लीडर्स भी शामिल हुए थे। और 2025 के अंदर शीर्ष में 10 कंपनियों जो ब्रांड से ज़्यादा मूल्यवान थी उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट है जो पहले नंबर पर रही है। और उसके बाद में है एनवीडिया और तीसरे नंबर पर एप्पल, चौथे नंबर पर अमेजोन और पाँचवें नंबर पर अल्फाबेट जो गूगल की कंपनी है। फिर उसके बाद में सऊदी अरब की अरामको है, वॉलमार्ट है, मेटा, फेसबुक और वर्कशायर हैथवे और ब्रॉडकॉम है। पेट्रो चाइना जो 14 स्थान पर रही है सबसे मूल्यवान चीनी ब्रांड के रूप में उभरी है। ये जो चीन के अंदर 14 स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कितने सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए हैं? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कितने सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए हैं? तो ये किए 7। कितने किए हैं? 7। भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान है और युद्ध संघर्ष एवं शत्रुता के दौरान असाधारण श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 1980 के अंदर स्थापित किया था जिसे लगभग किसी को प्रदान नहीं किया था। और उसके बाद 2025 से पहले 3 अधिकारियों को ये सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्राप्त हुआ था। अब किन किन को प्राप्त हुआ था? तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह कलकट जो ऑपरेशन पवन जो 1990 के अंदर हुआ था। और एयर मार्शल विनोद पाटनी जो कारगिल युद्ध 1999 के अंदर। और लेफ्टिनेंट जनरल हरिमोहन खन्ना जो कारगिल युद्ध 2000 के अंदर हुआ था। तो ये इनसे पहले 2025 से पहले इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। और अब जो सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक पुरस्कार विजेता जो 2025 के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसके अंदर एयर मार्शल नरमदेव तिवारी को दिया है। और एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को, एयर मार्शल AK भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गही और लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जो भारतीय सेना के अंदर है। और वॉइस एडमिरल संजय जस्टिस छिए जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो भारतीय सेना के अंदर। और एयर मार्शल नागेश कपूर है जो भारतीय वायुसेना के अंदर है। इन 7 व्यक्तियों को ये
दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ किया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज सियोमी जिले के बेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस प्रयोगशाला का नाम शिक्षा मंत्री पासांग दोरजे सोना के पिता पासांग वांगचुक सोना के नाम पर रखा गया है, जो जीवन भर शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के समर्थक रहे थे। नव स्थापित पासांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्देश्य है तो छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यवहार और अनुभव का प्रदान करना है, और युवाओं में जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना, और ग्रामीण छात्रों की STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण और गणित शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है रियल मैड्रिड को। किसको किया गया है, रियल मैड्रिड को, जो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है, जो लगातार चौथे साल शीर्ष स्थान पर रहा है। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी के अनुसार रियल मैड्रिड का ब्रांड मूल्य साल दर साल 14% बढ़ा है, और क्लब को सबसे उच्च AAA+ रेटिंग मिली है, और यह उपलब्धि लगातार चौथे साल हासिल की गई है। तो पहले नंबर पर है रियल मैड्रिड, जो 1.921 अरब और ट्रूथ स्कोर है तो 94.9 में से, और वैश्विक फैन बेस है, मर्चेंडाइजिंग और स्पॉन्सरशिप से मजबूती मिली है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है FC बार्सिलोना, फिर है मैनचेस्टर सिटी, और उसके बाद में लिवरपूल, और फिर है पेरिस सेंट जर्मेन। ये 5 जो फुटबॉल क्लब है उनके अंदर है, ये पहले नंबर पर रियल मैड्रिड आया है, जो दुनिया का पहला मूल्यवान बना है। और हाल ही में टीम ने बोरुसिया डोरमेंट को हराकर अपना 15वां UEFA चैंपियनशिप लीग खिताब भी अभी जीता था। किसने, रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी भी जयंती मनाई गई है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी भी जयंती पुण्यतिथि मनाई गई है, तो ये मनाई गई है 7वीं। कौन सी मनाई गई है, 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त 2025 को 7वीं पुण्यतिथि मनाई है, और अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि, लेखक, वक्ता और राजनेता थे, और आज इन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, और वे पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने अपना जो कार्यकाल पूरा किया था। और आपातकाल 1975 से 77 के और भारतीय जनता पार्टी के विघटन के बाद वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी आदि के साथ मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, और इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। 1996 के अंदर 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, और 1998 से 1999 तक 13 माह तक प्रधानमंत्री रहे थे, और 1999 से 2000 तक पूर्ण कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे थे। बात करें इनकी उपलब्धियों की, तो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख उपलब्धियां पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण 1998 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत की परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सुरणी चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। सर्व शिक्षा अभियान, जो प्राथमिक शिक्षा के भूमिकरण पर जोर दिया गया था। विदेश नीति, पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता की पहल की, और जिसमें 1999 की लाहौर वर्ष यात्रा भी शामिल है। आर्थिक सुधार या निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना और विदेश निवेश में प्रोत्साहित करना था, ये इनकी प्रमुख उपलब्धियां थी। वह भारत के 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे थे। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में मिशन रफ्तार भारत के अंतर्गत पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलोवाट वोल्ट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन है, जो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर शुरू किया गया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया गया। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। श्रीनगर राज्य में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का शुभंकर के रूप में हिमालयन किंगफिशर का अनावरण किया गया है।
और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव के पद पर राजीव रूडी को फिर से नियुक्त किया गया है। और टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा सन्स ने नोएल टाटा को बोर्ड का डायरेक्टर नियुक्त किया है। और विश्व मानवीय दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए